नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुरभि आपके सामने लेकर आई हूँ 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल अपलोड कर दिया है, ये आज का हमारा सेकंड पार्ट है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे की जितनी भी क्रांतियां हुई थी। यानी कल तो हमने पढ़ा था कि 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रांति की शुरुआत अचानक से नहीं होती, एक दिन, 2 दिन, साल, 2 साल में नहीं होती। बहुत सालों से जो अनैतिकता और दबाव बना हुआ आता है उसके लिए क्रांति की जाती है। जी हाँ, नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम जो मेन 1857 की राजस्थान में क्रांतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, उन क्रांतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नसीराबाद। तो नसीराबाद की क्रांति पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1857 के समय हमारे यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ थी। यानी 1857 के समय हमारे यहाँ कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। उसमें से एक छावनी थी नसीराबाद। एक छावनी कौन सी थी? नसीराबाद। जी हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नसीराबाद की क्रांति, यानी नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जी, मैं एक बार आपको वर्बली एक कहानी के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि नसीराबाद की क्रांति का जो पूरा क्राइटेरिया है वो, और उसके बाद में फिर मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से लिखवाऊंगी। तो जब आप मेरी बात सुनोगे और उसके बाद जब आप यहाँ पर सारे नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नसीराबाद की तरफ। और नसीराबाद में स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो एजीजी थे वहाँ के सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे, उनको ये खबर मिली कि है ना मेरठ के जितने भी क्रांतिकारी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं राजस्थान में, और स्पेशली नसीराबाद के लिए कहा गया था। और नसीराबाद के लिए कहा गया था तो इस तरह की सूचना सर पैट्रिक लॉरेंस को मिली। तो उन्होंने क्या करा कि देसी रियासतों में ये सूचना पहुंचा दी, ये खबर पहुंचा दी, और इस तरह का आदेश उन्होंने निकाला कि कोई भी जो क्रांतिकारी है वो हमारे यहाँ रियासतों में घुसना नहीं चाहिए, और जो इस खबर को नहीं मानेगा, यानी कि जो इस सूचना को जो इस आदेश को नहीं मानेगा, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यानी कि जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश रूल्स होते थे, जो ब्रिटिश शासन था उसके अंदर कुछ स्पेशली कुछ रूल्स होते थे, जो उनको नहीं मानता था उनको सजा दी जाती थी। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि वहाँ पर 15वीं और 30वीं 2 नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पर चलती थी। तो क्या हुआ कि वहाँ पे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक सैनिक टुकड़ी जो थी वो अजमेर के अंदर तैनात थी। तो उस समय क्या हुआ, जब जैसे ही क्रांति की सूचना मिली तो उन सैनिकों को भी वहां से बुला लिया गया। अब इससे क्या हुआ, उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। ठीक है, दूसरा ये था। तीसरा ये था कि वहां पे जितने भी चर्बी वाले कारतूसों की खबर फैली। चौथा ये था कि ईसाई धर्म बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा था। तो ये कुछ 3, 4, 5 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस क्रांति से लोग और ज्यादा भड़क गए। ऊपर से क्या हुआ कि बाहर से इन्होंने तोप मंगवाना चालू कर दिया, और वहाँ की जो बाहर से जब तोप मंगवाने चालू कर दिया तो क्या हुआ, सैनिकों में सबसे ज़्यादा अनियंत्रण फैल गया, यानी कि उनमें असंतोष फैल गया। वो और ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, 15वीं जो नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी उसके कुछ सैनिकों ने तोप खानों को लूट लिया और उसमें आग लगा दी, यानी शस्त्रागारों को लूट लिया और उसमें आग लगा दी। अब पूरे ही छावनी में अनियंत्रण हो गया, यानी पूरी ही छावनी में भगदड़ मच चुकी थी। उस समय जब उस भगदड़ में 2 अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे, स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी, उसकी हत्या हो गई, और हार्डी और लॉग नामक 2 अंग्रेज सैनिक थे जो कि वहां पर घायल हो गए। अब जब इतनी भगदड़ मच गई, क्रांति इतनी ज्यादा मतलब अनियंत्रित हो गई, तो और इस तरीके से जब अंग्रेज अधिकारी भी मर गए और कुछ घायल हो गए, तो क्या हुआ, अब वहां के जो क्रांतिकारी थे उनमें थोड़ा सा संतोष आया कि उन्होंने जितनी वो परिस्थितियां थी उनको थोड़ा सा वश में किया है, यानी कि जो परिस्थितियां थी वो थोड़ी शांत होने लगी। अब क्या थे, क्रांतिकारी ब्यावर होते हुए फिर दिल्ली चले गए, और नसीराबाद की जो क्रांति थी वो वहां पर थोड़ी सी ठंडी पड़ गई। अब ये तो हुई नसीराबाद की क्रांति। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छे से लिखवा देती हूँ ताकि आप आगे जब भी पढ़ें तो आप उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और जो कहानी मैंने बताई है आपको वो अच्छे से पढ़ लें, आप अच्छे से सुन लें, और यहाँ पर जो नोट्स लिखाऊंगी मैं आपको वो अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपका ये जो नसीराबाद की क्रांति का टॉपिक है वो बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब फिर एक बार नोट्स लिख लो आप, उसके बाद मैं आपको फिर नसीराबाद की क्रांति करवाती हूँ। चलिए
अब यहाँ पर देखिए आप 1857 की क्रांति में नसीराबाद का एक बार अपन ने पूरा वर्बली अच्छे से स्टोरी की जैसे अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ये मैंने आपको बताया। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हो रहा था, ईसाई धर्म अपनाने पर दबाव बनाया जा रहा था, बाहर से तोपें मंगवाई गई, इससे क्या हुआ, अनियंत्रण फैलने लगा। 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया था। जो 15वीं बटालियन थी जो अजमेर के अंदर तैनात थी और उसको अजमेर में जो संग्रहालय है वहां पर तैनात थी और उसको यहाँ पर बुला लिया गया। तो इससे क्या हुआ, उनको मतलब अपनी थोड़ी सी हेटी लगी, यानी कि उनको लगा कि हमारे स्वाभिमान को थोड़ा सा उनको ठेस पहुंचाई गई। इस वजह से और ज्यादा वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो और ज्यादा भड़क गए। उस भड़कन में क्या हुआ था कि वहां के जो शस्त्रागार थे उनको भी लूट लिया गया था। अब क्या हुआ, पूरी ही छावनी के अंदर भगदड़ मच चुकी थी, लूटमार मच चुकी थी, हर जगह आग लगाए जा रहे थे लोग। इस वजह से क्या हुआ, 2 अंग्रेज सैनिक थे, एक तो स्कॉटिश बोर्ड और एक न्यू बारी, उसकी कर दी गई हत्या। दूसरा लॉक और हार्डी करके 2 सैनिक अधिकारी और थे, वो उस भगदड़ में घायल हो गए। अब क्या हुआ, जब अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज सैनिक इस तरह से मर रहे थे, यानी कि इस तरह से घायल हो रहे थे, तो वो क्या करे कि भागकर जाकर ब्यावर में जाकर छुप गए। अब जब वो ही ब्यावर चले गए तो नसीराबाद के जितने भी क्रांतिकारी थे वो आगे चलकर कहाँ पहुंचे, नीमच में पहुंचे। अब नीमच पहुंचे तो उनका एक नारा था, यानी कि जैसे जैसे वो आगे चलते गए और उनकी जो क्रांति थी वो उसका कारवां चलता गया, उसका कारवां बढ़ता गया। और इस तरीके से हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं हमारी नीमच की क्रांति। नीमच की क्रांति में भी अपने यही था कि जैसे नसीराबाद में क्रांति हुई थी और क्रांतिकारी भड़क रहे थे और वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी भाग रहे थे, इसी तरीके से 3 जून 1857 को नीमच की क्रांति में विद्रोह शुरू हुआ। यानी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, नीमच में जो क्रांति शुरू हुई वो हुई थी 3 जून 1857। इसी तरह वहां पर भी शस्त्रागारों में आग लगा रहे थे, जो क्रांतिकारी थे भगदड़ मचा रहे थे और लूटमार मचा रही थी, और इसी तरह सैनिक अधिकारी भी वहां से भाग रहे थे। अब जब नीमच से जब क्रांतिकारी निकले तो वो कहाँ पर पहुंचे, एरिनपुरा। एरिनपुरा मारवाड़ में आता है, मारवाड़ पहुंचे। अब वहां पर क्या हुआ, एरिनपुरा स्टेशन को उन्होंने लूट लिया क्रांतिकारियों ने, और उसके बाद में वो एरिनपुरा स्टेशन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाद में वो पहुंचे पाली यानी कि जो आउवा, जिसको अपन बोलते हैं ना आउवा की क्रांति, तो वो पहुंचे आउवा, जो कि पाली जिले में आता है। अब वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते ही सबसे पहले वो मिले वहां के जो सामंत थे, जिनका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह। यानी कि हम सब नीमच की क्रांति के बाद में हमने पढ़ा हमारे एरिनपुरा की क्रांति। एरिनपुरा कब पहुंचे, तो ये पहुंचे थे 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को ये पहुंचे एरिनपुरा। एरिनपुरा के बाद ये पहुंचे आउवा। आउवा कहाँ आता है, पाली में। आउवा कहाँ आता है, पाली में। अब ये वहां पहुंचे तो ये वहां किससे मिले, ये वहां के जो सामंत थे, वहां के जो सामंत थे, उन सामंत का नाम क्या था, ठाकुर कुशाल सिंह। क्या नाम था, ठाकुर कुशाल सिंह को इतिहास में सब जानते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह। इनकी बुद्धि और इनकी शक्ति दोनों ही बहुत ही अच्छी थी, यानी कि ये मारवाड़ से बिलोंग करते थे और मारवाड़ के सामंत के नाम से भी इनको जानते थे। तो इसी तरीके से ये आउवा पाली यानी कि वहाँ के जो सामंत थे ठाकुर कुशाल सिंह, उन्होंने क्रांतिकारियों का बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया, उनका आओ भगत की, और ये बहुत ही उस चीज़ में मतलब सामंजस्य बिठाने में बहुत ही कुशल थे। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी क्रांतिकारी थे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करी। इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो भड़के नहीं, बल्कि बहुत ही संतोषपूर्ण तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपना जो कार्य करने आए थे वो उन्होंने किया। उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह के साथ बहुत सारी जो राजनीतिक और राजकीय जितनी भी बातें होती है वो सब भी उन्होंने वहाँ पर की थी। इससे क्या हुआ कि क्रांतिकारियों के सामने भी बहुत अच्छा संदेश गया, और जो रियासतें थी उन पे भी भागदौड़ नहीं मची, लूटमार नहीं हुई, और क्रांतिकारियों ने बहुत ही शांत तरीके से इस ये जो क्रांति थी उसको शांत किया था एक तरीके से। अब क्या हुआ कि जब वहां पे
जब वहाँ पे विद्रोह चल रहा था तो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वो तो वैसे ही मारवाड़ से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करते थे। तो जोधपुर में एक हुआ करते थे वहाँ पे सिंघवी कुशाल सिंह अलग थे। उन्होंने क्या करा, अपने नेतृत्व में आहुआ में एक सेना टुकड़ी भेजी मदद के लिए, एक सेना टुकड़ी भेजी आहुआ में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन क्रांतिकारियों से लड़ते हुए, यानी कि उन क्रांतिकारियों से लड़ते हुए वहाँ पे अनार सिंह नाम का एक सामंत था, वो मारा गया और जो सिंघवी को भेजा था वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इससे क्या हुआ, क्रांतिकारियों में एक अच्छा संदेश गया और आहुआ के जो वहाँ पे जो एजीजी थे यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, उनको इस चीज़ की खबर मिली कि मारवाड़ से इनकी मदद की जा रही है, और तो उनको भी अपने आप में थोड़ा सा अस्वाभिमान लगा और उन्होंने क्या करा कि आहुआ में क्रांति करने के लिए फिर से, यानी कि एक बार तो गए वहां से हार के आ गए, दूसरी बार फिर गए, यानी कि उनसे इस चीज को सहन नहीं हो रहा था कि हम असफल कैसे हो गए। तो वो फिर से आहुआ गए और फिर से उन्होंने इस क्रांति को छेड़ा। उसके बाद क्या हुआ, फिर से जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो परास्त हो गए और जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था उसको वापस से हार मानकर आना पड़ा। अब जो बाकी के जितने भी क्रांतिकारी थे वो आगे गए यानी कि दिल्ली। तो उनका सिर्फ एक ही नारा था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, यानी कि अब वो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन परेशान होने के बाद भी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था उससे ये चीज़ सहा नहीं जा रही थी कि कैसे मैं आहुआ से हार गया। तो उसने क्या करा कि अपनी फिर से एक सेना टुकड़ी बनाई और एक वहाँ का एक ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर का नाम था होम्स। उस होम्स के नेतृत्व में वो वापस आहुआ गया और ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ खड़ा हुआ, यानी कि उसके विरोध में खड़ा हुआ। अब क्या हुआ था कि ठाकुर कुशाल सिंह भी इन सब चीज़ों से बहुत ही परेशान हो चुके थे, यानी कि जो सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे वहाँ के एजीजी थे, वो सर हाथ धोकर पीछे बढ़ गए थे किसके, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या करा कि सब कुछ चीज़ें छोड़कर, यानी कि आहुआ को छोड़कर वो सलूम्बर में चले गए और वहाँ पर अपना जीवन बिताने लगे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी देसी रियासतों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, लूट मार करी। नसीराबाद में, नीमच में, फिर आहुआ में आकर उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से अनैतिक कार्यों को जन्म दिया। इससे क्या हुआ, जान माल की हानि भी हुई, यानी लोगों की जान भी गई, बहुत सारे जो शस्त्रागार जलाए गए और तोप खाने जलाए गए। उससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो चीज़ें थी उनका भी नुकसान हुआ। तो ये वहाँ पर क्रांतिकारियों का, तो इस तरीके से वहाँ पर क्रांतिकारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो ये थी हमारी नसीराबाद, नीमच और आहुआ की क्रांति। अगर आप चाहें तो मैं आपको आहुआ की क्रांति की जो कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिखा देती हूँ, आप अच्छे से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाइएगा और यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ते जाइएगा। आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और यकीन मानिए आपको फिर से वापस से आपको ये जितनी भी क्रांतियां मैंने बताई है, नसीराबाद, नीमच और आहुआ, एक स्टोरी के रूप में बताई है, आपको फिर से ये वापस से नहीं पढ़नी पड़ेगी और बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ कुछ नोट्स लिखा देती हूँ, लास्ट अपन इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए तो देखिए आप एक बार यहाँ पर नोट्स एक बार देख लीजिए। आहुआ यानी कि जो पाली में है, क्रांति की शुरुआत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी, मैंने बताया था आपको, क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह थे, उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे सामंजस्य बैठा रखा था। यानी ठाकुर कुशाल सिंह जो वहाँ के सामंत थे उन्होंने क्रांतिकारियों का बहुत अच्छे से सम्मान किया, यानी कि उनके रहने, करने, खाने पीने हर चीज़ की उन्होंने व्यवस्था करी, यानी एक बहुत अच्छे से तालमेल बैठाया। शुरुआत इतनी शांति तरीके से हुई थी और जो ठाकुर कुशाल सिंह थे वो बुद्धि में भी तेज थे और शक्ति में भी बहुत तेज थे। तो इसीलिए उन्होंने यही सोचा कि जो क्रांतिकारी हैं उनको भड़काने से तो ज़्यादा सही रहेगा कि अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करें। दूसरा ये था, अब जब संघर्ष चल ही रहा था वहाँ पर, तो मारवाड़ के यानी कि जोधपुर के जो महाराणा थे उन्होंने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में, सिंघवी कुशलराज कौन थे, वहाँ के मारवाड़ के सामंत थे, अब उनके नेतृत्व में उन्होंने आहुआ में मदद के लिए एक सेना भेजी। अब सेना भेजी तो क्रांतिकारी तो इतने भड़के हुए थे कि उन्हें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी और संघर्ष इतना बढ़ गया था कि वहाँ के जो अनार सिंह करके जो एक व्यक्ति थे वो
मारे गए, और जो हमारे सामंत गए थे वहाँ पे कुशल राज, वो बेचारे जान बचाकर भागे कि कहीं ये लोग बहुत भड़कीले हैं, बहुत भड़क चुके हैं एक तरीके से, तो कहीं ये मुझे भी ना मार दे। तो वो वापस जाके जोधपुर चले गए। अब क्या हुआ कि जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था वो तो हार गए थे। अब हार गए तो उनको कहाँ सहन हो रहा था इस चीज़ का कि मैं हार गया हूँ, तो उन्होंने वापस दोबारा कोशिश की। एक बार तो वो परास्त हो गए, लेकिन फिर से उन्होंने कोशिश की। अब कोशिश की तो उन्होंने क्या करा, अब अकेले तो गए नहीं, उन्होंने क्या करा, एक ब्रिगेडियर था होम्स करके, उसके नेतृत्व में वो वापस हुआ गए। उन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह को फिर से परेशान किया, फिर से सताया। अब क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी थे वो तो चले गए थे दिल्ली, यानी जितने भी क्रांतिकारी थे वो तो बढ़ चुके थे आगे दिल्ली। अब बापड़े खुशहाल सिंह जो आहुआ के जो ठाकुर थे वो रह गए थे अकेले आहुआ में, तो वो भी परेशान हो चुके थे। एजीजी ने जो टॉर्चर किए थे उनके ऊपर, उन चीज़ों से वो भी परेशान हो चुके थे। तो अब वो चले गए सलूम्बर, और सलूम्बर में जाकर बस गए। नेक्स्ट ये था कि क्रांतिकारी चले गए दिल्ली, क्योंकि उनका मेन टारगेट था कि दिल्ली में जितनी भी हिंसा हो रही थी, यानी कि स्पेशली जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे अनैतिक कार्य, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी तो वैसे ही भड़के हुए थे, तो वो चले गए दिल्ली। अब यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी 1857 की क्रांति। अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी क्रांति थी वो केवल नसीराबाद, नीमच या एरिनपुरा या आहुआ इन्हीं के अंदर हुई हो, ऐसा नहीं था। पूरे ही राजस्थान में ये क्रांति चल रही थी। इवन मैं बोलूँ तो पूरे ही देश में चल रही थी क्रांति, जैसे मारवाड़ में भी चल रही थी, तो मेवाड़ में भी चल रही थी, हाड़ौती क्षेत्र में भी चल रही थी। तो क्रांति तो सभी जगह चल रही थी, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी, और जिससे जान माल का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ। तो ये थी हमारी 1857 की क्रांति। आप कल वाली क्लास को भी देख लीजिएगा और आज वाली क्लास भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक स्टोरी के रूप में समझाया है। मैंने आपको यहाँ पूरे नोट्स भी लिखा दिए हैं। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है, और राजस्थान के हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है। ये सभी चीज़ें राजस्थान के हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है, और इन चीज़ों को अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी किताब, किसी भी गाइड या किसी भी वीडियो में अगर आप देखोगे तो यही सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर मैंने आपको हर चीज़ का कंक्लूजन लिखाकर और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, यानी कि हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक राजस्थान के बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। ये तो हुई सब एक बात, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी क्लास है जब हम अपलोड करते हैं, अगर उसके बाद आपको ये अच्छे से नहीं दिखती है तो आप YouTube की एक सेटिंग होती है जिसके अंदर आप जाकर अच्छे से उसको हायर क्वालिटी में करके एक बार आप देख सकते हैं। यानी कि स्पेशली जो YouTube 144 पर आपको रेकमेंड करता है, लेकिन आप उसको अगर हायर क्वालिटी में जाकर देखोगे तो आपको जितना भी लिखा हुआ है वो बहुत अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, तो ये थी एक बात। अब करते हैं हमारी क्लास को अब यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में राजस्थान के बहुत ही अच्छे से टॉपिक को लेकर, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो और आपके लिए यूज़फुल भी हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आगे से आगे प्रमोट करें ताकि सभी बच्चों के लिए यूज़फुल हो सके। थैंक यू सो मच।